स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्न एंड प्रेप। माई सेल्फ साक्षी गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमारी यूनिट जो है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। तो हेरिडिटी, जब कोई पेरेंट्स से जो है चाइल्ड में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं हेरिडिटी। और इवोल्यूशन हमने कब बोला, जब वो कैरेक्टर जो है चेंज हो जाएगा चाइल्ड के अंदर, यानी कि म्यूटेशंस हो जाएंगे। तो उस मतलब एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, यानी कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। लाइक अगर किसी जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में टेल नहीं है लेकिन जो चाइल्ड हुआ उसके अंदर टेल है, तो यानी कि ये क्या हुआ, एक इवोल्यूशन हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले है कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन है ये आता है जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशंस कैसे आते हैं। तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो जो जेनेटिक्स है वो साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है, स्टडी करती है हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। नेक्स्ट है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रेट्स। कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स भी बोलते हैं क्योंकि ट्रेट्स जो है, ट्रेट्स जीन्स की फॉर्म में है, एलिल्स की फॉर्म है। जीन में जो है 2 एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हमने बोला है ट्रेट। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जो ये ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुए, यानी कि पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हुए, इसको हमने बोला हेरिडिटी। तो अब देखते हैं कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशंस। अब जब यही कैरेक्टर्स चेंज हो गए, लाइक पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ना आकर कोई और नए कैरेक्टर्स आए, तो उसको हमने बोला वेरिएशंस। अब जब वेरिएशंस आएंगे तो क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे तब इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन तभी होगा जब वेरिएशंस आ रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस की वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं और वेरिएशंस की वजह से इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। अब वेरिएशंस जो है 2 तरह के होते हैं, एक होता है सोमेटिक वेरिएशंस, दूसरा होता है गैमेटिक वेरिएशन। तो वेरिएशन के जो है 2 टाइप है, एक है सोमेटिक, दूसरा है गैमेटिक। सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, अगर इसकी बात करें हम, तो इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल। जो बॉडी है, बॉडी की सेल है, उसके अंदर ये होते हैं। इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड, यानी कि ये ना तो पेरेंट्स से ट्रांसमिटेड होते हैं ना पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं। मतलब कि हमने क्या बोला कि वेरिएशंस आ रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे एग और स्पर्म दोनों का फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन बन के एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये एम्ब्रियो अगर इसमें म्यूटेशंस हुए, यानी कि सेल में चेंजेस आए, तो क्या होगा, यहाँ नया कैरेक्टर जो है चाइल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो सोमेटिक वेरिएशंस क्या हुए, पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। और ये जो ट्रेट्स हैं ये एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है। एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से होते हैं, जो कैरेक्टर्स बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट है, नए कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, लाइक धीरे धीरे जो डॉग्स की टेल है वो डिसअपियर हो गई, बोरिंग ऑफ पीना एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेरिएशंस में हमारा नेक्स्ट टाइप था गैमेटिक वेरिएशन। तो अब बारी है गैमेटिक वेरिएशंस की। गैमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं कि जो सेल की जो गैमेट्स हैं, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, टेक्स प्लेस इन द गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो गैमेट्स के अंदर या रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं या जो नए कॉम्बिनेशंस की वजह से वेरिएशंस आए हैं, उसको हमने बोला गैमेटिक वेरिएशंस। यानी कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है वही ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई नए कैरेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है या कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है बेबी के अंदर। इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। तो ये जो है पेरेंट्स से ही इनहेरिटेड हुआ है और ट्रांसफर हुआ है। इनहेरिटेंस हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है, उस जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हमने बोला इनहेरिटेंस, ऑल्सो नॉन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए उसको हमने क्या बोला, इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन हाइट, स्किन कलर। तो ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये जेनेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो चाइल्ड में भी अगर वही गैमेट्स ट्रांसफर, जो गैमेट्स के अंदर कैरेक्टर्स है, अगर वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं बेबी के अंदर, तो उनकी भी हाइट क्या होगी, कम होगी। या स्किन कलर किसी का डार्क है पेरेंट्स का, तो बेबी का जो स्किन कलर है वो भी डार्क होगा।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, कि वेरिएशंस क्यों जरूरी है। अब वेरिएशंस नहीं होगे तो हमें नए ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, नए ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के वेरिएशंस है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उनका एडवांटेज क्या होगा। डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट जो है चेंजेस होते हैं, डिफरेंट एडवांटेज होंगे उसी बेसिस पे। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। अगर बैक्टीरिया में देखें, अगर वेरिएशंस जो आ रहे हैं वो हीट के साथ उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो यानी कि उसकी जो हीट वेव के साथ सर्वाइव करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, अब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं यानी कि अडेप्टेशंस होंगे। लाइक आपके हमारी बॉडी जो है होम्योथर्मिक होती है, तो ये जो इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट में तो चेंज हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि अपनी बॉडी का जो है इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं या टेम्परेचर जो है चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, जिनको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी उस चीज के लिए अडेप्ट कर रही है। अब अडेप्ट कर रही है यानी कि वेरिएशंस आ रहे हैं। अब वेरिएशंस आएंगे तो क्या होगा, ये वेरिएशंस अगर आगे ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम बोल देंगे हेरिडिटी। नेक्स्ट है फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे दो वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है ये जो जिनके ईयर लोब्स जो है अटैच्ड होते हैं, और दूसरा होता है जिनके ईयर लोब्स जो है फ्री होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। अब मेंडल की बात करें तो मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के फादर कहलाए हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे जेनेटिक्स की स्टडी की स्टार्टिंग हुई है। अब देखते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 एंड 1884 स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है एक प्लांट ब्रीडर थे जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया प्लांट ब्रीडिंग पे और हाइब्रिडाइजेशन कराया डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का। अब इनने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया? पी प्लांट पे। तो ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब इनने पी प्लांट में जो ऑब्जर्वेशंस की उसके बेसिस पे इनने 3 लॉज निकाले इनहेरिटेंस के। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजर्नमेंट। नेक्स्ट है मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल इज पाइजम सटाइवम, जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट, गार्डन पी। He used a number of contrasting characters for garden pea. अब इनने नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। जिस 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इनने चूज किया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो उन्होंने लिया फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, हाइट ऑफ प्लांट। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमने किसको बोला कि रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों के दोनों प्रेजेंट है। यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया वायलेट अगर फ्लावर कलर की बात करें, और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वी से करेंगे। अगर हम व्हाइट की बात करते हैं तो इसको स्मॉल वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि रिसेसिव ट्रेट को जो हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉसिंग के अंदर, वो करते हैं स्मॉल लेटर से, और डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो होते हैं लार्ज लेटर यानी कि कैपिटल लेटर से। अगर हम डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं कि ये रिसेसिव कैरेक्टर को दबाकर खुद को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यानी कि लाइक अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है वी और स्मॉल वी, तो इसमें से जो कैरेक्टर शो होगा वो होगा कैपिटल वी वाला, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि जो दूसरे के कैरेक्टर को दबा रहा है। तो वायलेट जो है यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल होती है, टर्मिनल होती है। सीड कलर की बात करें तो येलो जो है डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव जो है वो ग्रीन होता है। सीड शेप जो है राउंड और येलो रिंकल्ड। पॉड शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पॉड कलर जो है ग्रीन येलो होता है। हाइट ऑफ प्लांट जो है टॉल होती है, ड्वार्फ होती है यानी कि शॉर्ट होती है। नेक्स्ट है
मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल, अब उन्होंने कौन सा मटेरियल जो है चूज किया, ही चूज द गार्डन पी पाइजम सटाइवम एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, तो जो उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया या पाइजम सटाइवम को, पाइजम सटाइवम जो है पी प्लांट का साइंटिफिक नाम है, तो ये 1 नंबर में आ सकता है आपके। तो जो पाइजम सटाइवम है इसमें ऐसे क्या कैरेक्टर्स थे कि उन्होंने इसी प्लांट को सेलेक्ट किया, बाकी प्लांट्स को सेलेक्ट नहीं किया। तो अवेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स थे वो सारे इसमें पाए जा रहे थे बहुत सारे। इसका जो लाइफ स्पान है, यानी कि ये लॉन्ग लाइफ नहीं है, इसकी थोड़ी शॉर्ट लाइफ थी, तो इसमें इसका जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट होता है। नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हो ही रहा था लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो रहा था। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, और ये एक बार में ही ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सीड जो है एक बार में इसमें प्रोड्यूस हो रहे थे। नेक्स्ट है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, अब मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। अब उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो तो 7 थे, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनमें से कोई एक ही वो ले रहे थे, लाइक पी प्लांट की हाइट ले ली, सिर्फ एक कैरेक्टर, 7 में से सिर्फ एक कैरेक्टर लिया और उसको ग्रो किया, फिर उसमें ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन की तो उसमें उन्होंने देखा कुछ शॉर्ट है और कुछ ड्वार्फ है, कुछ टॉल है। तो अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जब हम सिंगल कैरेक्टर की क्रॉसिंग करा रहे हैं, यानी कि लाइक हमने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल टॉल एंड ड्वार्फ का, तो टॉल को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, तो जो टॉल के लिए हमने यहाँ जीन लिया है, यानी कि प्योर जो है हमने जीन लिया है। और ड्वार्फ की अगर बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, तो यहाँ कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्या हुआ, जब क्रॉसिंग हुई। क्रॉसिंग कब होगी, पहले गैमेट फॉर्मेशन होंगे। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होंगे, ये जो टी है ये सेग्रीगेट करेंगे किस तरीके से, ये टी और ये टी ये सेग्रीगेट करेंगे, यानी कि दोनों जो एलील्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। इधर भी इसी तरीके से ये सेग्रीगेशन होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी का। अब जब स्मॉल टी और लार्ज टी को जब क्रॉस कराएंगे तो सारी जनरेशन्स क्या होंगी, इस तरह की होगी। अब ये वाली जो जनरेशन है, हमने बोला था कि जो ये रिसेसिव कैरेक्टर है यानी कि शॉर्ट वाला कैरेक्टर है, इसको ऊपर जो है ये टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट करेगा, डोमिनेंट शो करेगा। तो क्या होगा कि जो जितने भी F1 जनरेशन जिसको हमने बोला है, जो फर्स्ट जनरेशन होगी फिलियल जनरेशन, उसमें क्या होगा, सारे जो प्लांट्स है वो टॉल होंगे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ तो हमने किया क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि हम स्मॉल टी को जो क्रॉस करा रहे हैं वो ये जो इस वाले हेटेरोजाइगस कैरेक्टर को जो हम क्रॉस करा रहे हैं वो हेटेरोजाइगस से ही क्रॉस करा रहे हैं। अब हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी, यानी कि ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। अब जब ये क्रॉसिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, जब कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इसकी बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसकी बात करें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और अगर इसी को हम स्मॉल टी से क्रॉस कराए तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, यानी कि जीन्स के बेसिस पे हम रेशियो देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है कि ये वाला जीन अलग है 1 और ये वाले जीन जो है 2 है यानी कि 2, और ये वाला जो जीन है ये है 1, यानी कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1, यानी कि ये वाला जो प्लांट है ये क्या होगा, टॉल, ये क्या होगा, ये भी टॉल होगा, और ये क्या होगा, शॉर्ट, क्योंकि ये कौन सा कैरेक्टर है, ये दोनों ही रिसेसिव जीन है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 3 जो है वो टॉल प्लांट्स है, तो इसका मॉर्फोलॉजिकली अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें, हम जीनोटिपिक बोलते हैं जीन के बेसिस पे, और फिनोटिपिक रेशियो जो बोलते हैं वो बोलते हैं मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के बेस पे। तो यहाँ पे जो तीनों प्लांट्स है ये होंगे टॉल और ये एक हुआ शॉर्ट। तो यहाँ क्या होगा
कि ये 3 प्लांट जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 3:1, यानी कि 3 जो है वो टॉल प्लांट हो गए और 1 जो है वो हो गया शॉर्ट। तो इस तरीके से हम क्रॉसिंग करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। तो क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया एक्सपेरिमेंट में। क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ, ये इसका एग्जाम्पल था जिसका हमने अभी क्रॉसिंग देखा। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन ऑफ और F1 जनरेशन, जिसको हमने फिलियल जनरेशन बोला, फर्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं। तो F1 प्रोजेनी आर नो मीडियम हाइट, तो वहां पे मीडियम हाइट के कोई प्लांट्स नहीं थे, सारे जो है टॉल प्लांट्स थे, ऑल प्लांट्स वर टॉल। सेकेंड जनरेशन और F2 जनरेशन, हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो वहां क्या है, सारी जो प्रोजेनीज थी या डिसेंडेंट्स, हम डिसेंडेंट्स जो है प्रोजेनीज को बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट है ऑफ F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। अब F1 जनरेशन में तो सारे टॉल थे, तो यानी कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी टॉल होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, वहां पे शॉर्ट प्लांट्स भी थे। क्यों? क्योंकि उनके जीन में जो रिसेसिव जीन था, जरूरी नहीं है कि रिसेसिव जीन अगर एक में शो नहीं हुआ तो दूसरे जनरेशन में भी शो नहीं होगा। रिसेसिव जीन जो है वो अल्टरनेट जनरेशन में भी शो हो सकता है, या लाइक अगर पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स में आपके कोई कैरेक्टर नहीं है लेकिन आपके दादाजी में वो कैरेक्टर है, तो आपके दादाजी का कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में तो शो नहीं हुआ लेकिन आप में शो हो रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि F1 जनरेशन में जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर है वो शो हो उनसे पेरेंटल जनरेशन का, बट अल्टरनेटिवली रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो शो कर सकता है। सेकेंड जनरेशन F2 प्रोजेनीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। तो F1 प्लांट्स की जो भी प्रोजेनीज होगी, डिसेंडेंट्स होंगे, वो सारे टॉल नहीं होंगे, उसमें शॉर्ट भी प्रेजेंट है। बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट्स, क्योंकि जो ट्रेट्स हमने किसको बोला था, ट्रेट्स कि जो यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहे थे, यानी कि जिसको हम बोल रहे थे गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये एक ट्रेट हो गया, ये दूसरा ट्रेट हो गया, तो ये वाला ट्रेट भी प्रेजेंट था वहां पे, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। दस 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो हर ट्रेट के लिए जो है 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, एक होती है डोमिनेंट और दूसरी होती है रिसेसिव। नेक्स्ट है दीज 2 मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। अब आइडेंटिकल यानी कि दोनों कैरेक्टर्स जो है सेम होंगे, यानी कि टी और ये स्मॉल टी ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल, यानी कि दोनों यहाँ पे ट्रेट्स जो हैं वो आइडेंटिकल है, सेम है। लेकिन अगर डिफरेंट की बात करें तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो ये कैरेक्टर्स है ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्योर और होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि अभी हमने बोला था कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट्स, बोथ आर रिसेसिव एलील्स। अब ये दोनों क्या है, दोनों रिसेसिव एलील है और ये दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। और ये किस कंडीशन में, होमोजाइगस में, यानी कि दोनों जो ट्रेट्स हैं, दोनों कॉपीज जो हैं वो सेम है। हेट्रोजाइगस की बात करें तो यानी कि दोनों कॉपीज जो है डिसिमिलर होगी, यानी कि ये वाला जो ट्रेट है ये हो गया हेट्रोजाइगस ट्रेट। वन इज डोमिनेंट, वन रिसेसिव ट्रेट। तो इसमें जो है एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं हमने अभी बात करी थी कि फिनोटिपिक क्या होगा कि 3 टॉल प्लांट्स थे और एक शॉर्ट प्लांट्स था F2 जनरेशन में, यानी कि सेकेंड जनरेशन में। तो यहाँ पे 3:1 जो है हमारा रेशियो आ जाता है फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम बोल रहे हैं उसको हम फिनोटिपिक की उसकी आउटर अपीयरेंस कैसी है। तो 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट प्लांट। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमने बोला था कि ये जीन के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे एक जो है वो टॉल था, यानी कि दोनों जिसमें प्योर जीन थे, और दूसरा जो था ये हेट्रोजाइगस था, 2 जो थे, और एक और जो था रिसेसिव होमोजाइगस था, यानी कि TT1 और TT2। ये जो स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये 2 थे और स्मॉल टी 1 थे। तो यहाँ रेशियो आ जाता है 1:2:1। तो ये हो जाता है हमारा जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो, जैसे कि मैंने बोला फिनोटिपिक हमने क्या बोला है, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, आइदर दे आर टॉल और शॉर्ट, कि वो आउटर लुक कैसा है उनका, या आउटर अपीयरेंस कैसी आ रही है, टॉल आ रही है या शॉर्ट आ रही है, इसी बेसिस पे हमने फिनोटिपिक रेशियो को
देखा है। जीनोटिपिक मीन्स जेनेटिक मेकअप दैट आर टी, स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं जीनोटिपिक यानी कि जीन्स के बेसिस पे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्वेशंस क्या क्या की मेंडल ने कि ऑल F1 प्रोजेनीज वर टॉल, तो F1 प्रोजेनी जो आई थी वो सारी टॉल थी। नेक्स्ट है नो मीडियम हाइट प्लांट हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं था। F2 जनरेशन वर शॉर्ट 3/4 वर टॉल, यानी कि अगर हम देखें कि वहां पे 4 प्लांट प्रोड्यूस हो रहे थे, 4 प्लांट जो है प्रोड्यूस हो रहे थे। अब 4 प्लांट प्रोड्यूस हो रहे थे तो क्या हुआ कि 4 में से जो 3 है, 3 तो जो है टॉल निकले, यानी कि 3/4 का रेशियो ये हो गया, और 1 क्या था, शॉर्ट था, यानी कि जो स्मॉल टी हमारा आया था वो शॉर्ट था। तो ये क्या हो गया 1/4, तो 1/4 वर शॉर्ट एंड 3/4 वर टॉल। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 जो थे टॉल थे और 1 जो है शॉर्ट था। कंक्लूजन क्या निकला इसका एक्सपेरिमेंट का कि टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स वाइल टी इज अ शॉर्ट प्लांट, यानी कि स्मॉल टी जो है शॉर्ट प्लांट था। कैपिटल टी की जहां पे आ रहा था वहां पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट शो कर रहा था, डोमिनेंस जो है कैरेक्टर शो कर रहा था। इसी को हम जो ये रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है तो इसी को हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि दूसरे का कैरेक्टर दबा के खुद को शो कर रहा है वो। अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, यानी कि सिंगल कॉपी जो है वो इनफ है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट, तो जहां पे शॉर्ट की बात आ रही है तो वहां दोनों रिसेसिव होंगे तभी वो शॉर्ट होगा, अदरवाइज जो अगर कैपिटल टी आ गया तो वो रिसेसिव कैरेक्टर को दबा देगा। तो कैरेक्टर्स ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, तो जो कैपिटल टी है उसको हमने बोला डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, क्योंकि ये टी को जो स्मॉल टी था उसके कैरेक्टर को दबा के खुद का कैरेक्टर शो कर रहा था, तो उसको हमने बोला डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट। और जो स्मॉल टी था इसको हमने बोला रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इट रिमेन्स सप्रेस्ड, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर था उसको सप्रेस कर दिया था डोमिनेंट कैरेक्टर ने। कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हमने बोला था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो सिर्फ एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉसिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे। तो अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जहां पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच क्रॉसिंग हो रही है तो हमने उसको बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 कैरेक्टर्स का, एक हो गया पॉड शेप एंड दूसरा हो गया पॉड कलर, शेप एंड कलर। तो दूसरा जो इसका पॉड शेप है तो इसमें जो है राउंड जो है यहाँ पे डोमिनेंट होता है, और अगर यहाँ पे राउंड की बात करें तो रिंकल्ड जो है स्मॉल आर होता है। ग्रीन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो है ग्रीन, यानी कि जी हमेशा जो लेटर लेते हैं हम ओनली वो डोमिनेंट के बेसिस पे लेते हैं। अगर येलो की बात करें तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका क्रॉसिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होती है गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है फॉलो होता है। उसके बाद जो हमारा हाइब्रिड बनता है, यानी कि जो क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग से जो मिक्सिंग से हमारा ये प्लांट बना F1 जनरेशन बनी, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। वहां पे मोनोहाइब्रिड की बात करें तो हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा था, यानी कि दोनों ट्रेट्स उसमें प्रेजेंट थे, कैपिटल वाला भी प्रेजेंट था यानी कि डोमिनेंट वाला भी प्रेजेंट था और रिसेसिव वाला भी प्रेजेंट था। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैसे जो है गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे बना क्या आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और हमने जो पेरेंट्स लिए वो इस तरह से लिए राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। यानी कि अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मेजरमेंट कैसे शो हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कह रहे हैं हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हमने बोला था तो हमने बोला था कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो अपने आप को शो कर रहा है रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस करके। तो यहाँ पे ये तीनों लॉज जो है इसका कंक्लूजन होंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो हम देखते हैं कि क्रॉस कैसे हो रहा है कि जो ये आर है
यानी कि जो ये हमारी F1 जनरेशन आई इसकी क्रॉसिंग से यहाँ पे गैमेट फॉर्म हुआ है, यानी कि कैपिटल R और स्मॉल y, और यहाँ पे बना स्मॉल r और कैपिटल Y। तो ये जो हमारे गैमेट फॉर्मेशन हुआ इनकी जब क्रॉसिंग हुई तो हमारा बना R एंड कैपिटल Y स्मॉल y। तो जब ये बना, अब इसका सेग्रीगेशन कैसे होगा, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो कैपिटल R है, कैपिटल R को हम कराएंगे कैपिटल Y से, देन कैपिटल R को ही हम कराएंगे स्मॉल y से। अगर हम इसकी स्मॉल r की बात करें तो स्मॉल r को पहले कराएंगे कैपिटल Y से और स्मॉल r को देन कराएंगे स्मॉल y से। तो हमारा क्या बनेगा, R कैपिटल Y, देन कैपिटल R एंड स्मॉल y, और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये हमारे जो है 4 गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे। अब इन गैमेट्स से क्या होगा, इन गैमेट्स का क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि F2 जनरेशन जो हमें मिलेगी वो कुछ मिलेगी, उसमें हमें मिलेंगे 16, जो हमें नीचे प्रोजेनिस मिलेगी वो मिलेगी हमें 16। तो 16 इनकी क्रॉसिंग कैसे हुई, जो हमारे गैमेट्स बने थे, यानी कि एक तरफ हमने ले लिया मेल गैमेट और एक तरफ हमने ले लिया फीमेल गैमेट। तो अब अगर इस वाले का क्रॉस इस वाले से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, कैपिटल R कैपिटल Y। तो और अगर इस वाले की हम कराते हैं इस वाले से, सेम वाले से, तो क्या होगा, ये कैपिटल R ये कैपिटल Y स्मॉल y। पहले हमेशा हम डोमिनेंट कैरेक्टर को लिखते हैं फिर रिसेसिव को लिखते हैं, तो इसलिए पहले हमेशा कैपिटल आएगा उसके बाद रिसेसिव आएगा। अगर दोनों रिसेसिव है तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, दोनों हमेशा एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसको क्रॉसिंग कराएं कैपिटल R और कैपिटल Y की स्मॉल r और कैपिटल Y से, तो क्या बनेगा हमारा, कैपिटल R कैपिटल Y। यानी कि अब अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या होगा, राउंड एंड येलो यहाँ पे क्या था, रिसेसिव था, लेकिन ग्रीन जो था वो डोमिनेंट था, तो यहाँ पे हमने इसको लिया ग्रीन। तो नेक्स्ट है, ये जो है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हमने जो डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है हमारा, ग्रीन, तो यहाँ पे भी ग्रीन शो होगा, यानी कि राउंड और ग्रीन। अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी डोमिनेंट शो कर रहा है, यानी कि कैपिटल R है कैपिटल Y है, यानी कि ये भी क्या शो करेगा, राउंड एंड ग्रीन। और अगर इसकी बात करें ये भी राउंड एंड ग्रीन शो करेगा, ये जो है राउंड एंड रिंकल्ड शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों है राउंड एंड येलो शो करेगा, ये राउंड और येलो शो करेगा, क्योंकि येलो जो है यहाँ पे हमारे ये जो शेप कलर है, कलर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इस वजह से ये येलो शो करेगा। यहाँ की बात करें तो ये रिंकल्ड शो करेगा, और ये अगर कैपिटल है तो यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये शो करेगा ग्रीन। अगर यहाँ की बात करें तो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स है, तो ये रिंकल्ड और ये येलो शो करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या करेगा, ये वाला तो रिंकल्ड शो करेगा और ये वाला जो है ये ग्रीन शो करेगा। तो जितने तरीके के हमारे पास यहाँ पे मॉर्फोलॉजी आई, यानी कि जितने तरह के हमारे पास राउंड येलो या फिर राउंड ग्रीन या रिंकल्ड येलो या रिंकल्ड ग्रीन, ये 4 तरह के जो कॉम्बिनेशंस बने, तो इसके बेसिस पे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो निकला 9:3:3:1। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की, तो यहाँ पे हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकलेगा, 1:2:1:4:1:2:2:1। तो यानी कि यहाँ पे 9 तरह के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ये जो टेबल देख रहे हो इसमें 9 तरह के जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे मतलब कि 9 तरह के जो है कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशंस की डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुई। हमने बोला था कि जो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है ये किसका एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो यानी कि उसकी ऑब्जर्वेशंस भी होंगे, कंक्लूजन्स भी होंगे। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रही कि जो कैपिटल R और स्मॉल y है वॉज क्रॉस्ड विद स्मॉल r कैपिटल Y, यानी कि जो पेरेंट्स थे हमारे वो हमने ये लिए और ये वाले लिए, यानी कि राउंड एंड ग्रीन लिया और यहाँ पे राउंड एंड रिंकल्ड लिया, रिंकल्ड एंड येलो लिया। उसके बाद है F1 जनरेशन,
ऑल वर आर वाई राउंड एंड येलो शीट्स। तो यहाँ पे जो सारे F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, हाइब्रिड वाली, यानी कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जिसमें सारे ट्रेड्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो हमने पेरेंट्स लिए दो, उन पेरेंट्स के सारे ट्रेड्स प्रेजेंट है। तो राउंड एंड येलो शीट्स, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट थे, हम जहाँ पे ट्रेड्स तो सारे आए लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेड्स थे ओनली वही शो हुआ है, यानी कि राउंड एंड येलो। नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स gave parental phenotype and two mixtures। तो recombinants round yellow and wrinkled green seed plants in the ratio of 9:3:3:1। तो जो पॉलिनेशन जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी कि F1 जनरेशन का जो हमारी आई थी RRYY, तो इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो जो हमारे पास रेशियो आया, फिनोटिपिक रेशियो, वो आया 9:3:3:1, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। नेक्स्ट है कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो जो राउंड और येलो सीड था वो हुआ डोमिनेंट कैरेक्टर। अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस शो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि इंडिपेंडेंटली शो कर रहे थे, यानी कि किस तरीके से शो कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, कि राउंड के साथ जो है येलो भी शो हो रहा था, राउंड के साथ ग्रीन भी शो हो रहा था। अगर रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड के साथ जो है येलो भी शो हो रहा था, रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी शो हो रहा था, यानी कि सब अपने आप को जो है इंडिपेंडेंटली शो कर रहे थे। तो इसी को हमने बोला था इंडिपेंडेंट एजमेंट। ये आगे हम लो पढ़ेंगे। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड? तो सेल्यूलर डीएनए इज द फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं ट्रेट्स? जो डीएनए होता है, यानी कि पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, डीएनए। अब डीएनए यहाँ पे सोर्स किसका है, इंफॉर्मेशन का, यानी कि कौन से कैरेक्टर्स जो हैं बनेंगे। अब कैरेक्टर्स जब आइडेंटिफाई हो गए, यानी कि डीएनए से ये तो पता चल गया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स आएंगे। अब डीएनए से क्या हुआ, अब डीएनए जो है बॉडी के अंदर एक सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आई वो तो डीएनए के फॉर्म में आ गई। अब वो डीएनए क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कौन सा प्रोटीन जो है किस एक्टिविटी या किस ग्रोथ के लिए होगा। तो प्रोटीन इन द सेल, अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। तो अगर कोई डीएनए का सेक्शन जो है, यानी कि डीएनए का कोई जीन ले लें, एक पर्टिकुलर जीन जो है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए होता है, तो जो जीन फॉर दैट प्रोटीन, तो जो पर्टिकुलर डीएनए यानी कि सेक्शन है डीएनए का, वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यानी कि पर्टिकुलर कैरेक्टर की ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है प्लांट्स हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, यानी कि अब प्लांट हाइट किस पे डिपेंड कर रही है कि प्लांट हार्मोन में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसमें जो हार्मोन्स है वो किस लेवल पे यानी कि कितने सिक्रेट हो रहे हैं। अगर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है हार्मोन सेक्रेट करने की, तो यानी कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर मेकिंग इट। तो प्लांट की कितनी एफिशिएंसी है उस हार्मोन को बनाने की, डिपेंड करता है उस पर कि उसकी हाइट कितनी होगी, जो ग्रोथ हार्मोन होगा उसकी एफिशिएंसी कितनी है उसको बनाने की। तो हम जो अगर पाथ देखें कि किस तरीके से जो है जीन एक्सप्रेस हो रहा है, या फिर हम बोलें कि जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो क्या होता है कि सेल्यूलर डीएनए जो है पहले ट्रांसफर हुआ जैसे एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि अब जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस है यानी कि एंजाइम्स जो बनेंगे वो जो कैटेलाइज करेंगे। अब कौन सा एंजाइम जो है किसको कैटेलाइज करेगा, वो एंजाइम जो है पर्टिकुलर होते हैं हर किसी रिएक्शंस के लिए। तो वर्क एफिशिएंटली, अब ये अगर अच्छे से वर्क करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है, तो उतनी ज़्यादा उसकी प्रोटीन सेक्रेशन होगा, मोर हार्मोन्स उतने ही ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट होंगे, प्रोड्यूस्ड टॉलनेस ऑफ प्लांट उतनी ज़्यादा जो है, अगर जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है सेक्रेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी टॉलनेस बढ़ेगी, यानी कि उसकी हाइट बढ़ेगी। देयरफॉर जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो हमारे कैरेक्टर्स है कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो है जीन। तो हम जीन को जो है डीएनए की यूनिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ।
अब हमने बोला कि जो ये 2 एक्सपेरिमेंट हुए, 2 एक्सपेरिमेंट से क्या निकले, मेंडल्स के लॉ, उनके कंक्लूजन से या उनका जो प्रोसेस था उससे क्या निकले, ये इनहेरिटेंस के लॉ। तो हमने बोला था कि 3 होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजरमेंट। यानी कि जो 2 एक्सपेरिमेंट किए उससे जो है फॉर्मुलेशन हुआ किसका, इन लॉज का। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है। अब फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है कि ये जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको सप्रेस करके जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है F1 जनरेशन में, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाइब्रिड ऑफ ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिटेड द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। यानी कि जो फिनोटाइप आएगा उसमें ओनली डोमिनेंट ट्रेट जो है वो शो होगा। द एलील दैट आर सप्रेस्ड आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट्स। और जो एलील जो है या जो ट्रेट्स जो है सप्रेस हो जाएंगे, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है इनके कैरेक्टर्स को सप्रेस कर देगा, तो वो कहलाएंगे रिसेसिव ट्रेट्स। वाइल द एलील्स दैट डिटरमाइन द ट्रेट, यानी कि जिससे हमें ट्रेट का पता चल रहा है, यानी कि लाइक टॉलनेस का हमें पता चल रहा है, तो उस ट्रेट को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, यानी कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है। डिवीजन हो रहा है किसका, जीन्स जो है हमारे पास, यानी कि जो पेरेंट्स है लाइक टी है, अब ये सेग्रीगेट करेंगे यानी कि ये क्या हुआ, ये हो गया एक गैमेट, ये हो गया दूसरा गैमेट। अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं अगर RR और YY, और ये वाला YY ले लिया हमने। अब यहाँ पे कैसे होगा गैमेट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे होगा RY, इस तरह का एक गैमेट बनेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल r और कैपिटल Y की, तो यहाँ पे जो है गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, R और ये Y। तो इस तरीके से जो है हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेग्रीगेशन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ होता है, यानी कि ये हर चीज में, मतलब कोई भी क्रॉसिंग हुई तो उसमें फॉलो होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। ये जो है सेकंड लॉ होता है मेंडल का, यहाँ पे थर्ड लॉ लिख रहा है, ये जो है गलत है, लेकिन ये सेकंड लॉ होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स 2 copies of each hereditary factor that segregate so that offspring acquire 1 factor from the each parent। अब यहाँ पे 2 पेरेंट्स थे, अब इन दोनों में से सिर्फ एक ही तो आया गैमेट के अंदर, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही जो कॉपी है वो ट्रांसफर होगी चाइल्ड के अंदर, यानी कि जो हमारा प्रोजेनी बन रहा था उसमें सिर्फ एक ही कॉपी आएगी किसी भी कैरेक्टर की या किसी भी ट्रेट की, तो एक ही फैक्टर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इन अदर वर्ड्स एलील अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन पेयर सेग्रीगेट, यानी कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहे हैं, यानी कि 2 फॉर्म्स जो है सेग्रीगेट हो रही है, अलग अलग हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यानी कि जब गैमेट फॉर्म हो रहा है ये तभी जो है सेग्रीगेट हो रही है। एंड रीयूनाइट रैंडमली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या हो रहा है, अब जब दूसरा पेरेंट यहाँ पे आ गया, इसका भी सेग्रीगेशन हो गया, तो ये क्या करेगा कि ये दोनों जो है क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है इनकी रैंडमली वापस से ये रीयूनाइट हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसी को हमने बोला सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजरमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजरमेंट जो है ये मेंडल का थर्ड लॉ था। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो हर कैरेक्टर है अपने आप को, यानी कि जो भी ट्रेट्स है, हर ट्रेट अपने आप को अलग अलग शो कर रहा है, इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है। कोई भी ट्रेट जो है दूसरे ट्रेट पे डिपेंडेंट नहीं है। लाइक ये 2 हमने यहाँ पे लिए, तो ये वाला कैरेक्टर इस पर डिपेंडेंट नहीं है अपने आप को शो करने के लिए, ना ये वाला कैरेक्टर जो है इस पर डिपेंडेंट है। तो इसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजरमेंट। यानी कि अगर हम 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे RR और YY, तो R वाले के साथ Y वाला भी शो हो रहा है और ये स्मॉल y वाला भी शो हो रहा है, यानी कि नाउन के साथ जो है यहाँ पे ग्रीन भी येलो भी शो हो रहा है और ग्रीन भी शो हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑल्सो नॉन एज मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजरमेंट स्टेट्स that a pair of traits segregate independently segregate होंगे पहले of another pair, दूसरे पेयर से during gamete formation, जब gamete formation होगा,
As the individual heredity factors assert independently, different traits get equal opportunity to occur together. तो जब ये सेग्रीगेट होंगे और इंडिपेंडेंटली इनके अंदर कैपेसिटी होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो क्या होगा, इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की टुगेदर। ये किसी अदर कैरेक्टर्स के साथ ये जो है अपना कॉम्बिनेशन बनाकर जो है शो कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, यानी कि अब हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो अगर हम बेबी गर्ल और बेबी बॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, और फिर उसके बाद गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे जो है डिपेंड करता है कि कौन सा जो है फीमेल होगा और कौन सा मेल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेल के अंदर दो तरह के जो है पाए जाते हैं गैमेट्स। लाइक हम बात करते हैं कि पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन 46 क्रोमोसोम्स में क्या होगा कि 44 क्रोमोसोम्स जो है ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे और जो दो क्रोमोसोम्स होंगे यानी कि एक्स वाई, यहाँ हमने बोला जो एक्स वाई है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स वाई जो है, अब ये एक्स वाई जो है यहाँ पे दो फॉर्मेशन करेगा, एक एक्स का और एक वाई का। लेकिन यहाँ फीमेल की बात करें तो 44 प्लस यहाँ होता है एक्स एक्स। तो ये जो एक्स एक्स है तो यहाँ पे दोनों जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे वो होंगे एक्स एक्स। तो जब अगर हम बात करते हैं कि जो बेबी का सेक्स है कैसे डिपेंड करता है, कैसे क्रॉसिंग होगी। अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी यानी कि जो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया एक्स वाई और एक्स का, यानी कि यहाँ पे दोनों जो है एक्स एक्स है, तो जो बेबी का सेक्स जो है डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है कि मेल गैमेट कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं 23 क्रोमोसोम्स वाले गैमेट। क्यों? ताकि जो बेबी में क्रोमोसोम नंबर आए उसमें वेरिएशंस ना आए, यानी कि जो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे वो होगा हैप्लॉइड कंडीशन और यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम्स है ये है डिप्लॉइड कंडीशन में। अब जब 23 क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड 23 क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल जो है मिलेंगे तो क्या बनेगा वापस से 46 क्रोमोसोम। अदरवाइज क्या है ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वेरिएशंस आ जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये एक्स वाई जो है एक्स वाई का फॉर्मेशन कर रहा है और फीमेल जो है एक्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, जो एक्स एक्स है ये एक्स एक्स बनाएगा और जो एक्स वाई ये वाला भी एक्स एक्स बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ वाई और एक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स वाई यानी कि बॉय, और ये वाला भी क्या बना रहा है एक्स वाई, यानी कि 50% चांसेस जो हैं गर्ल के होंगे और 50% चांसेस जो है बॉय के होंगे। अब यहाँ पे सेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है कि पेरेंट कौन सा गैमेट जो है कौन सी जो स्पर्म है यानी कि जो गैमेट है स्पर्म को हम बोल रहे हैं मेल गैमेट। तो जो गैमेट है गैमेट के पास कौन सा क्रोमोसोम्स है, एक्स है या वाई है। तो जो एक्स और वाई है ये डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे सेक्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो बच्चे का हमें पता चल रहा है सेक्स उसको बोल रहे हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के लिए होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल के लिए होते हैं, जिस पर जो है सेक्स डिपेंड कर रहा है। इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और बाकी सबको बोलते हैं हम नॉर्मल क्रोमोसोम्स। दिस शोज दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी द गर्ल्स। तो यानी कि 50-50 चांसेस दोनों के हैं, गर्ल भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है और बेबी बॉय भी हो सकता है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। अब बच्चा चाहे बॉय हो या गर्ल हो, मेल के पास तो एक्स एक्स ही है तो यानी कि वो एक्स ही ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर मेल पेरेंट की बात करें तो उसके पास दो क्रोमोसोम्स है एक्स और वाई। तो मेल के पास चांसेस हैं कि वो एक्स क्रोमोसोम डोनेट करेगा या फिर वाई। डोनेट तो वो दोनों ही करता है लेकिन स्पर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो स्पर्म है वो ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है। थर्ड सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो फादर से कौन सा जो ट्रेट है वो इनहेरिटेड हो रहा है डिपेंड करता है सेक्स उस पर, एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है तो इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस
which takes place in a primitive organism over millions of years in which new species are produced। यानी कि कोई एक स्पीशीज है, अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो गैमेट फॉर्मेशन करती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है तब उनकी क्रॉसिंग होती है तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, अब चेंजेस आ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे चेंजेस इतने आ जाएंगे कि उन नई स्पीशीज जो है फॉर्म हो जाएगी। यानी कि एक स्पीशीज से जो है दूसरी स्पीशीज बन रही है, उसमें जब चेंजेस आ रहे हैं, जब क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं तो वो उस क्लाइमेट के लिए अडेप्ट कर रही है। अब वो चेंजेस क्या करेंगे, इवोल्यूशन कोज करेंगे। जब वो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो जाएंगे, लाइक जो अडेप्टेशंस हुए वो कैरेक्टर्स अगर आगे ट्रांसफर हो गए, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया या जेनेटिक जीन फ्लो हो गया, तो क्या होगा कि इवोल्यूशन होगा, यानी कि म्यूटेशंस होंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई एग्जांपल लें, लाइक हम बीटल्स का एग्जांपल लेते हैं। कोई ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में जो है बीटल्स प्रेजेंट है रेड कलर की, तो अगर वहाँ पे रेड कलर की बीटल्स प्रेजेंट है तो यानी कि जो प्रीडेटर्स हैं, उसके प्रीडेटर्स जो हैं जो बीटल्स को ईट कर रहे हैं, तो उनके लिए रेड बीटल्स को ढूंढना तो इजी होगा, लेकिन ग्रीन बीटल्स को ढूंढना जो है वो टफ होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें, इस पॉपुलेशन में जो है ओनली एक बीटल जो है ग्रीन है और बाकी जो बीटल्स है रेड है, तो अब प्रीडेटर के लिए जो ग्रीन रेड बीटल्स है उनको ढूंढना इजी हो रहा है, तो वो रेड बीटल्स को ही खाएंगी। अब जैसे जैसे वो रेड बीटल्स को खाती जाएंगी, ग्रीन पॉपुलेशन जो है अपना ब्रीडिंग कर लेगी और ग्रीन बीटल्स को जो है ये प्रीडेटर्स खा नहीं पा रहे क्योंकि ये इनको ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो रेड बीटल्स है वो खत्म हो जाएगी और ग्रीन बीटल्स जो है वो पूरा एरिया कवर कर लेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अडेप्टेशन किया। अडेप्टेशन किस में हुआ, यहाँ कलर में अडेप्टेशन हुआ। नेक्स्ट है कलर वेरिएशंस अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जब रिप्रोडक्शन हुआ तो कलर वेरिएशंस अराइज हुए, यानी कि जब सारी बीटल्स रेड थी एक्सेप्ट एक बीटल जो है वो ग्रीन थी, तो क्या किया, क्रोस जो है वो फीड कर रहे थे किस पे, ओनली रेड बीटल्स पे। तो नंबर ऑफ बीटल्स जो है रेड्यूस हो गई, कौन सी, रेड वाली। और फिर क्या हुआ कि जो ग्रीन बीटल्स है वो बढ़ गई, उनका नंबर बढ़ गया। वन बीटल ग्रीन, प्रोजेनी बीटल्स ग्रीन, तो जो प्रोजेनी बीटल्स जो है वो भी ग्रीन होगी उसकी। क्रॉस कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल्स एज दे गॉट कैमोफ्लेज हाइड इन ग्रीन बुशेस। तो जो वहाँ का एरिया जो था ग्रीन था, तो इस वजह से वो उसमें हाइड हो जाती थी और क्रॉस जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। तो नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स इंक्रीजेस, तो नंबर जो ग्रीन बीटल्स थी वो इंक्रीज हो गई और जो रेड बीटल्स थी वो डिक्रीज हो गई, उनका नंबर जो है डिक्रीज हो गया। इसका कंक्लूजन क्या है कि ग्रीन बीटल्स गॉट द सर्वाइवल एडवांटेज और दे वर नेचुरली सेलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन बुशेस। तो ग्रीन जो बीटल्स थी उसको क्या किया, नेचर ने सेलेक्ट किया। अब नेचर ने सेलेक्ट किया यानी कि वो प्रोटेक्ट हो रही है उस ग्रीन बुशेस में। नेक्स्ट है द नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय क्रॉस रिजल्टिंग इन द एडेप्टेशंस इन द बीटल्स टू फिट बेटर इन द एनवायरनमेंट। अब ये जो चेंज आया ये किसकी वजह से आया, क्रॉस की वजह से आया। जो क्रॉस थे वो यहाँ पे प्रीडेटर्स थे, प्रीडेटर्स की तरह काम कर रहे थे। तो जब क्रॉस की वजह से चेंज आया तो उसमें क्या हुआ, बीटल्स जो है, बीटल्स ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेटर सर्वाइवल के लिए जो है नेचर में फिट होने की कोशिश की। तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन में जो कॉज हुआ वो क्या हुआ, चेंजेस कॉज हुआ किसमें, कलर में। तो ग्रीन कलर की आ गई। अब ग्रीन कलर की आ गई तो क्या हुआ कि वो हाइड होने लग गई बुशेस में। नेक्स्ट है, अगर इसी का बीटल्स का सेकंड केस देखें कि यहाँ पे अगर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है इनको, रेड बीटल्स को, तो क्या होगा, इनका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अगर उसी एरिया में उनको वापस से सफिशिएंट नरिशमेंट मिलने लग जाता है तो उनकी पॉपुलेशन जो है वापस इंक्रीज हो जाती है। तो ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, हैबिटेट ऑफ बीटल्स सफर फ्रॉम प्लांट डिजीज, कि यहाँ का जो हैबिटेट है यानी कि जो यहाँ के प्लांट्स है उनको डिजीज है यानी कि इन्फेक्शियस प्लांट्स है। एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीजेस ड्यू टू पुअर नरिशमेंट। तो क्या होगा, अब डिजीजेस प्लांट है यानी कि तो उनको बीटल्स खा नहीं पाएगी। अब खा नहीं पाएगी तो क्या होगा, उनका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ बीटल्स केप्ट ऑन रेड्यूसिंग, तो नंबर ऑफ बीटल्स जो है वो रेड्यूस होती जाएंगी। लेटर प्लांट डिजीज गेट एलिमिनेट, जब कुछ टाइम बाद जब जो डिजीज है प्लांट डिजीज उसको खत्म कर दिया गया
तो उसके बाद क्या हुआ, नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स इंक्रीजेस अगेन। क्यों? क्योंकि उनका नरिशमेंट जो है वापस से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो इसका जो सेकंड केस था, सेकंड केस का कंक्लूजन क्या होगा, नो जेनेटिक चेंज हैज अकर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ बीटल। तो यहाँ पे कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं आया पॉपुलेशन के अंदर। द पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए, यानी कि जो भी चेंजेस थे वहाँ पे, लाइक नरिशमेंट जो था प्रॉपर नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो अफेक्ट हुए, लेकिन वापस जो है बैक टू द अपनी कंडीशन आ गए। नेक्स्ट है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स हमने पहले भी पढ़े कि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उनकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं उस बॉडी के अंदर। यानी कि दे आर द ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होंगे ड्यू टू स्पेशल कंडीशंस, यानी कि जो आसपास के इन्वायरमेंट की कंडीशंस है उसकी वजह से जो अडेप्टेशंस आए उसको हमने बोला एक्वायर्ड ट्रेट्स। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ये जो ट्रेट्स है ये अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं हो सकते। दे कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन। तो ये डायरेक्ट इवोल्यूशन जो है कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी एडेप्टेशंस आते हैं धीरे धीरे आते हैं, जीन्स में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आगे कैसे ट्रांसफर होंगे। लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल्स। अब जो वेट था, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था जो सेकंड केस था बीटल्स का, उसमें जो बीटल्स का, जब बीटल्स को नरिशमेंट नहीं मिल रहा था तो वहाँ क्या हो रहा था, वेट कम हो रहा था। अब ये कैरेक्टर आगे तो ट्रांसफर नहीं होगा, अगर आगे ट्रांसफर होता तो वो नॉर्मल कंडीशन में वापस कैसे आते। तो नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वापस बन गई थी उनकी। क्यों? क्योंकि उनको वापस से प्रॉपर नरिशमेंट मिलने लग गया था। तो ये डिपेंड करता है कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। जहाँ हम बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स की, तो ये वो कैरेक्टर्स है जो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि जेनेटिकल चेंजेस जो आते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर नए कॉम्बिनेशंस बन गए उस इनहेरिटेंस में, यानी कि इनहेरिटेंस की जो प्रोसेस हो रही है वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन से नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, अगर उनकी वजह से चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे इवोल्यूशन भी कॉज हो सकता है। तो ये कैरेक्टर्स वो है जो अपने पेरेंट्स से आ रहे हैं, यानी कि दीज आर द ट्रेट्स विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि एक जनरेशन से, यानी कि पेरेंटल जनरेशन से अपने चाइल्ड के अंदर आने नेक्स्ट जनरेशन में। दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, ये प्रोजेनी में ट्रांसफर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट दे आर हेल्पफुल इन इवोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो इवोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि कलर ऑफ आईज हो गया एंड हेयर हो गया। नेक्स्ट है वेज बाय विच स्पेशिएशन टेक्स प्लेस। स्पेशिएशन क्या होता है, स्पेशिएशन हम बोल रहे हैं कि अगर नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे होगा, इवोल्यूशन की वजह से होगा। अब नई स्पीशीज जब फॉर्म हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं स्पेशिएशन, किसी चेंजेस की वजह से। स्पेशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या हुआ कि लाइक कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आया, लाइक माउंटेन रेंजेस जो है क्रिएट हो गई। अब माउंटेन रेंजेस क्रिएट हो गई तो एक तरफ का इन्वायरमेंट जो है अलग है, दूसरी तरफ का, उस माउंटेन के दूसरी तरफ का इन्वायरमेंट जो है अलग है। अब दोनों का, लेकिन पॉपुलेशन तो है वहाँ पे, सेम पॉपुलेशन, यानी कि सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है दो जगह प्रेजेंट है, लेकिन क्या हुआ, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो है बॉडी अडेप्ट कर रही है। अब वो अडेप्टेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेशिएशन, यानी कि एक ही पॉपुलेशन है लेकिन उनमें कैरेक्टर्स जो है वो वेराई कर रहे हैं आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से। तो जीन ये आते हैं दो वजह से, एक होता है जीन फ्लो, दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जीन फ्लो क्या होता है, और ये इसके और भी जो है कॉजेज होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जीन फ्लो क्या होता है, अकर्स बिटवीन द पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। यानी कि जीन फ्लो वहाँ हो रहा है कि पार्टली यानी कि पार्शियली जो है सेपरेटेड है पॉपुलेशन, लेकिन कंप्लीटली जो है सेपरेटेड नहीं है। हमने दो पॉपुलेशन की बात की, हमने बोला माउंटेन रेंज बीच में आ गई, तो अब दो पॉपुलेशन बन गई, एक ही स्पीशीज की दो पॉपुलेशन बन रही है यहाँ पे। अब वहाँ जब चेंजेस आएंगे, यानी कि वो कंप्लीटली जो है सेपरेट स्पीशीज नहीं बनी, क्योंकि पॉपुलेशन तो जो है उसकी दूसरी जगह भी प्रेजेंट है, यानी कि दूसरे जोग्राफिकल एरिया में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, यानी कि यहाँ पे जीन में चेंजेस आ जाएंगे इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन। अब जीन में चेंजेस तो आ गए,
लेकिन क्या हुआ, ये आगे इनहेरिटेड भी होंगे, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में जाएंगे, यानी कि जो आगे की सक्सेसिव जनरेशंस होंगी उनके अंदर ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके अंदर ये कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है अब दो रीजन से होता है, एक होता है सेवरल चेंजेस इन डीएनए, दूसरा होता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। या डीएनए के अंदर चेंजेस भी आ सकते हैं या क्रोमोसोम नंबर में भी चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग बॉडी अडेप्ट कर रही है और वो अपने आप को बॉडी जो है फिट कर रही है उस जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए। The process by which nature selects and consolidates those organisms which are more suitable, adapted and possesses favorable variations। तो जिनने अडेप्ट कर लिया वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या वहां से माइग्रेट कर जाएंगे दूसरी जगह पे। तो जहां पे अब जो अडेप्ट कर पा रहे हैं, यानी कि नेचर ने उनको तो सेलेक्ट कर लिया, इसको हम बोल रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं उसमें नेचर में। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। जैसा कि हमने बोला था कि माउंटेन रेंज क्रिएट हो गई और पॉपुलेशन जो है अलग अलग एरिया में चली गई, यानी कि एनवायरनमेंट जो है उन दोनों का चेंज हो गया। इट इज कॉज्ड बाय द माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एक्सेट्रा। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अब उसमें चेंजेस आए तो क्या होगा, जो चेंजेस आए वो आगे ट्रांसफर हुए तो वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया एक तरीके से, ड्यू टू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन सेपरेटेड ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जीन फ्लो नहीं। स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो इवोल्यूशन के और क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। किस तरीके से इवोल्यूशन की वजह से क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स हम डिवाइड करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स जो शो करते हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। लाइक हमने दो स्पीशीज़ ली, दो स्पीशीज़ के सेम एंसेस्टर्स होंगे, लाइक उनके अगर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं किसी एक पर्टिकुलर एनिमल से जो है शो कर सिमिलर हैं, तो उनको क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर जेनेरा में रखेंगे। पर्टिकुलर जेनेरा यानी कि उसको पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया हमने, यानी कि जिन जैसे जैसे कैरेक्टर्स डिवाइड होते जाते हैं या कैरेक्टर्स चेंजेस होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोअर लेवल पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट है बोथ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज आर इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हमने बताया कि जो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन है वो इंटरलिंक्ड है। जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है किसका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशंस जो होते हैं। लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक हम बोलते हैं कि ह्यूमंस का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किससे है, मंकीज से, चिंपैंजीज से। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं और डिवाइड करते हैं किस में। क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड रहता है कैरेक्टर्स पे, सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं उन पे। द मोर कैरेक्टर्स टू स्पीशीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। अब उनके एंसेस्टर जो हैं अगर सेम हुए तो यानी कि उनका जेनेरा सेम हुआ। अब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी, क्यों, क्योंकि वो सेम जेनेरा से बिलोंग कर रही है। सेम जेनेरा जो है वो जो जेनेरा है, जेनेरा किससे बिलोंग कर रहा है, सेम फैमिली, जो फैमिली है, फैमिली उन जेनेरास की सेम होगी। यानी कि जो हम जेनेरास का भी ग्रुप बना रहे हैं वो जेनेरास की फैमिली जो है एक कॉमन होगी। जो फैमिलीज है, फैमिलीज के भी हमने ग्रुप बनाए हैं, उससे ऊपर हमने ऑर्डर्स के भी ग्रुप बनाए हैं जिसमें हमने फैमिलीज को रखा है। तो इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव द कॉमन एंसेस्टर। लाइक दो स्पीशीज है, डिफरेंट है, बट उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर है, यानी कि किसी और स्पीशीज से मिलते हैं, यानी कि कोई और जो जेनेरा है सेम स्पीशीज का तो उनसे मिल रहे हैं, तो उसको हमने किस में रख दिया, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और उसको उन दोनों स्पीशीज को हमने रख दिया एक जेनेरा में, यानी कि उस ग्रुप को हमने बोला जेनेरा। नेक्स्ट, सिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म अलाउ अस टू ग्रुप देम टुगेदर एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टर्स। तो हमने उसको ग्रुप में डाल दिया, यानी कि उनको एक साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया दो स्पीशीज को, और उसकी स्टडी करी उनके कैरेक्टर्स की। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड है, ह्यूमन है, इन सब के पास क्या है, 4 लिम्स है। अब 4 लिम्स स्ट्रक्चर में तो सेम है यहाँ पे, लेकिन इनका फंक्शंस क्या है, अलग अलग है। यहाँ हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करते हैं, जो अभी हमने देखे थे
4 बर्ड के, ह्यूमंस के, यहाँ पे हमने जो ये देखे हैं लिजार्ड, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन, तो ये सब क्या है, ये सब है होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी कि इनके स्ट्रक्चर तो जो है, इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, लेकिन इनके फंक्शंस जो है वो अलग अलग है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस होते हैं। दीज आर ऑर्गन्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस। तो इनका ओरिजिन सेम है, इनकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। Homologous organs provide evidences for evolution by telling us that they are derived from the same ancestor. तो अब उनमें हमें देखने को मिल रहा है कि उनके लिम्स जो हैं वो सिमिलरिटी शो कर रहे हैं स्ट्रक्चरल में, ओरिजिन में। अब जब ओरिजिन जो है एक ही चीज से हुआ होगा, यानी कि ओरिजिन में अगर सिमिलरिटी शो कर रहे हैं तो, क्योंकि कैरेक्टर्स हमने देखे, कैरेक्टर से हमें पता चला कि इनका ओरिजिन जो है सेम जो है से ग्रुप से हुआ है, तो सेम ग्रुप को हमने इसके ऊपर वाले लेवल में डाल दिया, यानी कि इनके जेनेरा में डाल दिया स्पीशीज के। नेक्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन्स, ये हो गया कि सेम एंसेस्टर्स होंगे। अब जो ये एग्जांपल दे रखा है बर्ड्स का और बैट्स का, अब यहाँ क्या होता है कि जो इनकी स्ट्रक्चर्स है और ओरिजिन है वो तो डिफरेंट है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। लाइक हम बैट के विंग्स की बात करें और बर्ड के विंग्स की बात करें, तो दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है, यानी कि दोनों जो है परफॉर्म कर रहे हैं सेम फंक्शन फ्लाइट का। तो ये जो है ये होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। अभी हमने बात करी थी ऊपर होमोलोगस ऑर्गन्स की, ये होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स के एविडेंसेस कितने तरह के हो गए, 2 तरह के एविडेंसेस हो गए इवोल्यूशन के। तो नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल हो गया फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि बैट, बर्ड, ह्यूमंस, इन सब का जो हमने स्ट्रक्चरल प्लान देखा था, लिम्स देखे थे। तो फोरलिम्ब्स ऑफ हॉर्स जो है रनिंग में काम आते हैं, फंक्शन अलग हो गया। अगर बैट के विंग्स की बात करें तो इनका काम अलग हो गया, फ्लाइंग का काम हो गया इनका। पॉव ऑफ कैट, इनका काम वॉक, स्क्रैच, अटैक, मतलब इनके सबके फंक्शंस जो हैं अलग अलग है, सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान बट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन्स। तो दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चरल प्लान बट सेम फंक्शन। जैसे कि अभी हमने बात करी थी, यहाँ पे जो बर्ड और बैट है ये एनालोगस ऑर्गन्स है। तो एनालोगस ऑर्गन प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के लिए। हमने बोला था वहां पे फंक्शन जो है विंग्स का दोनों का सेम है। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बैट। अगर बैट की बात करें तो इलोंगेटेड फिंगर्स विद स्किन फोल्ड्स, जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। विंग्स ऑफ बर्ड्स की बात करें फीदरी कवरिंग होती है अलोंग द आर्म। नेक्स्ट है डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, दैट इज फ्लाइट। जैसा कि हमने बोला कि स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है लेकिन परफॉर्म कर रही है सेम फंक्शन। नेक्स्ट है फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं, ये पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, यानी कि ये सालों में, मतलब लाइक हम डायनासोर्स की बात करें, डायनासोर्स जब एक्सटिंक्ट हुए होंगे तो उनके जो फोसिल्स हैं हमें आज मिल रहे, तब जाके हमें पता चल रहा है जब हम उन फोसिल्स की स्टडी कर रहे हैं कि उस टाइम पे डायनासोर्स प्रेजेंट थे, क्योंकि डायनासोर्स के टाइम पे ह्यूमंस तो प्रेजेंट थे नहीं। तो द रिमेन्स एंड रेलिसेस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म थे उनके जो रिमेनेंट्स बचे या उनके जो रिलेसिस बचे जो जमीन में दब गए, उनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे फोसिल्स। दे आर प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने अभी एक डायनासोर का एग्जाम्पल लिया था, तो उनके जो प्रिजर्व ट्रेसेस है यानी कि उनके जो प्रिजर्व्ड एविडेंसेस है उसको हम यहाँ बोल रहे हैं फोसिल्स। Fossils, Archaeopteryx possesses feathers of reptiles as well as birds. This suggests that birds have evolved from reptiles. अब जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास फॉसिल है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में जो है रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और जो है बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो हम इसको कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं, किसके बीच, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच। रेप्टाइल्स में आ गया आपके स्नैक्स वगैरह और बर्ड्स में आते हैं आपके जो आपके एविस में आते हैं बर्ड्स। तो ये एविस और रेप्टाइल्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक हो गया आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल जो है अमोनाइट का देखते हैं, इसमें फॉसिल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये फॉसिल इन्वर्टिब्रेट्स है। ट्रायोलोबाइट का देखें तो फॉसिल इन्वर्टिब्रेट्स है। नीटिया का एग्जाम्पल देखें, ये फॉसिल फिश होती है। राजोसोरस जो है फॉसिल डायनासोर स्कल है। ये सब जो है ये एक तरीके से फॉसिल्स है जो हमें बता रहे हैं पास्ट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे हैं उनके बारे में स्टडी हम इनको लेकर कर सकते हैं। एज ऑफ द फॉसिल, अब एज जो है
अब जितना डीपर होगा फोसिल यानी कि उतना पुराना होगा, यानी कि जितना जमीन में दबा हुआ होगा उतना ज्यादा वो पुराना होगा। डीपर द फोसिल ओल्डर इट इज, जितना वो डीप है उतना ज्यादा ओल्ड है। डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फोसिल मटेरियल, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग। हम एक जो है तरीका होता है C14 डेटिंग, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि जो फॉसिल है वो कितना पुराना है या क्या डिफरेंसेस है उनके रेशियो में एलिमेंट्स के। नेक्स्ट है एलिमेंट से भी हम पता लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी और पीरियड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो दूसरे पीरियड में भी प्रेजेंट होंगे, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन स्टेजेस दैट इज बिट बाय बिट जनरेशंस, यानी कि हमें पता है कि जो इवोल्यूशन होता है वो चेंजेस की वजह से होता है, यानी कि वेरिएशंस जो आते हैं उनकी वजह से होता है। वेरिएशंस ये तो है नहीं कि सडनली आ जाएंगे, सडनली नहीं आएंगे, पर क्या होगा कि धीरे धीरे तो आएंगे। जब कॉम्बिनेशंस में या अडेप्टेशंस में चेंजेस आएंगे तो धीरे धीरे जो बॉडी है नेचर जो है उसको सेलेक्ट करेगा उस चीज के लिए, और जब सेलेक्ट कर रहा है तो वो जब आगे ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैरेक्टर्स, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। तो यानी कि जो ये चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस धीरे धीरे आगे जनरेशंस में पास हो रहे हैं। अब जब आगे जनरेशंस में पास हो रहे हैं तब जाके धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि जो चेंजेस है वो बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी जो है जनरेशंस बाय जनरेशंस निकल जाती है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो चेंजेस आते हैं हम उसको इवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो इसमें जो पीरियड रहता है इवोल्यूशन का उसमें काफी सारी स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट है फिटनेस एडवांटेज, और इसमें हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ आई। तो जो जैसे हम प्लेनेरिया का एग्जांपल लेते हैं, प्लेनेरिया जो है फ्लैटवर्म होता है, इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो जो प्लेनेरिया होता है इसकी बात करते हैं हम, ये बायलैटरल होता है, ठीक है। इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं हम दो पार्ट्स में, और ये जो इनके अंदर एक ये भी है रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जो इनका पार्टीशन हुआ है, लाइक इसको ये कहीं पे लैंड पे फॉल हो जाएगा, यानी कि इसका जो रिमेनेंट है वो रह जाएगा, तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और वो नया जो पार्ट बना है वो भी डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ आइज, इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इज नॉट सडन, इट अकर्स ड्यू टू माइनर चेंजेस इन डीएनए। जो इवोल्यूशन है ये डीएनए के अंदर माइनर चेंजेस की वजह से होता है। अगर किसी एक जीन में भी आपके चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम इवोल्यूशन कह सकते हैं। डीएनए की जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बदल जाती है तो उसको हम इवोल्यूशन कह सकते हैं, म्यूटेशन कह सकते हैं। However, takes place bit by bit over generation, तो ये जनरेशन टू जनरेशन काफी सारी जनरेशन निकलने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं। फ्लैटवर्म्स हैज रूडिमेंट्री आइज, जैसे कि फ्लैटवर्म्स में जो है रूडिमेंट्री आइज जो है वो डेवलप हुई ताकि वो जो है वो नेचर में बेटर फिट हो सके। नेक्स्ट है इंसेक्ट हैव कंपाउंड आइज, ह्यूमंस हैव बायनोक्यूलर आइज। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? तो humans have been a powerful agent in modifying wild species to suit their own requirement throughout ages by using artificial selection. अब क्या किया कि जो वाइल्ड स्पीशीज थी कैबेज की, तो उसमें से उनने उनके कैरेक्टर्स निकाले, यानी कि उनको जो कैरेक्टर्स चाहिए थे उस कैबेज में उनको उनने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियली बाय टेक्निक। जो भी उनके पास एजेंट्स थे या उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनसे उनने उनके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस किए जो उनको चाहिए थे। अब वो जीन जब इंट्रोड्यूस किए अलग अलग तरीके के अलग अलग वेराइटीज जो है उनने इंट्रोड्यूस कर दी, इंसर्ट कर दी जीन के थ्रू। अब जब क्या किया इस वाइल्ड कैबेज में, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इस वाइल्ड कैबेज में किसी के जो कोई पर्टिकुलर जीन होगा तो उसने केल को प्रोड्यूस किया, किसी ने रेड कैबेज प्रोड्यूस किया, किसी ने कैबेज प्रोड्यूस किया, किसी ने ब्रोकली जो है प्रोड्यूस की, किसी ने कॉलीफ्लावर प्रोड्यूस किया, किसी ने कॉलरबी प्रोड्यूस किया। तो इन सब के लिए जो है अलग अलग जीन्स थे, अलग अलग जीन थे, तो इनने क्या किया नई वेराइटीज जो है फॉर्म कर ली कैबेज की। वाइल्ड कैबेज ने जो है नई वेराइटीज फॉर्म कर दी कैबेज की अलग अलग। अब जब अलग अलग वेराइटीज जो है डेवलप हो गई तो क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, मतलब नई स्पीशीज बन रही है, नई वेराइटीज बन रही है, तो क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। From wild cabbage, many varieties like broccoli, cauliflower, red cabbage, kale, cabbage and kohlrabi were obtained by artificial selection. तो ये सब कैसे हुआ? artificial selection के थ्रू हुआ। artificially उन्होंने सेलेक्ट किया कौन सा ट्रेड जो है
वो हमें इंट्रोड्यूस करना है और कौन सा ट्रेट हमें चाहिए उस वाले प्लांट में। तो उसी जो सिलेक्शन हुआ, उस सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से जैसे कैबेज की, वाइल्ड कैबेज की जो है यहाँ नई नई स्पीशीज बनी, नई नई वेराइटीज बनी, उसी तरीके से जो है वीट में भी नए नए जीन इंट्रोड्यूस कर दिए, नई नई वेराइटीज के जो है जीन इंट्रोड्यूस कर दिए। लाइक कोई जल्दी डोरमेंसी शो करता है, कोई लेट डोरमेंसी शो करता है। तो अगर किसी को जल्दी डोरमेंसी चाहिए, उसने वो वाला सीड इंट्रोड्यूस कर दिया वीट के अंदर, वो वाली जीन जो है इंसर्ट कर दी, अब नई वेराइटी बन गई। अब नई वेराइटी बन गई तो उसका जो बेनिफिट है वो सबने लिया। अब सबने लिया, मैनी वेराइटीज ऑब्टेन ड्यू टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो वीट की भी इस तरीके से नई नई वेराइटी, अलग अलग कैरेक्टर जैसे जैसे उसमें इंट्रोड्यूस होते गए, वैसे वैसे उसमें नई वेराइटीज बनती गई। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फाइलोजेनेटिक रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लाइक हमारा डीएनए और हमारे पेरेंट्स का डीएनए जो है मैच कर रहा है, यानी कि जो हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशन है, या इसको इवोल्यूशनरी रिलेशन नहीं कहेंगे, इसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशन जब कह रहे हैं कि लाइक हमारी जो पुरानी स्पीशीज थी उससे हम बने, यानी कि जो स्पीशीज लाइक चिंपैंजीज हो गए, जो हमारे एंसेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, या रामेपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो हमारे एंसेस्टर रहे हैं, तो उससे जो हमारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं या फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चेंजेस इन डीएनए। अब डीएनए में जो चेंजेस आए उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन। तो जब चेंजेस आते हैं तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए के अंदर ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं, जो कि किसको कॉज कर रहा है या किस इवेंट को कॉज कर रहा है, इवोल्यूशन को कॉज कर रहा है। ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट डिस्टेंटली रिलेटेड विल एक्यूमुलेट ग्रेटर डिफरेंस इन देयर डीएनए। अब जितना ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि लाइक हम बात करते हैं किसी ऑर्डर का कोई मेंबर है वही, और वहां पे उसकी स्पीशीज है, यानी कि स्पीशीज किसी ऑर्डर की तो बहुत सारी होगी, लेकिन क्या हुआ कि जो ऑर्डर की अगर हम देखें कि ऑर्डर में जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे उनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसमें, स्पीशीज में। स्पीशीज में अपने खुद के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होंगे। स्पीशीज जो है, स्पीशीज को हम डिवाइड करते हैं वेराइटीज में, यानी कि जैसे हमने कैबेज का देखा था एग्जांपल कि वहां पे हम डिवाइड कर रहे थे अलग अलग वेराइटीज में। जो कैबेज ऑलरेडी एक स्पीशीज है, उसकी हमने वेराइटीज बनाई। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन and organisms which are most distantly related will accumulate greater differences in their DNA। तो DNA क्या हो गया यहाँ, मॉलिक्यूल। अब हम देख ही मॉलिक्यूल में रहे हैं तो इसलिए हमने उसको बोल दिया मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। नेक्स्ट है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में जो टूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग फॉसिल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर द टूल्स टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अब ये सब जो है वो टूल्स है ह्यूमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। ऑल्दो देयर इज अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट ऑल ह्यूमंस आर अ सिंगल स्पीशीज। ऑल ह्यूमन, जो भी ह्यूमंस है एक सिंपल स्पीशीज है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस। तो ह्यूमंस की जो स्पीशीज है वो है सेपियंस, होमो जो है वो हो गया जेनेरा। तो हम बात करते हैं कि ह्यूमंस जो है उनकी जो लाइफ फॉर्म्स है वो अलग अलग भी होती हैं। तो हम देखते हैं कि ऑल ह्यूमंस कम फ्रॉम अफ्रीका। अब अफ्रीकन्स की बात करते हैं, मतलब कि जो हमारे जो फर्स्ट एंसेस्टर्स है वो कहाँ मिले थे, अफ्रीका में मिले थे। यहाँ इसका मतलब यह है जो जितने जो भी ह्यूमंस रह रहे हैं अर्थ पे वो सब कहाँ से आए, अफ्रीका से आए। यानी कि जो इनका फॉसिल्स है कहाँ मिल रहे हैं, अफ्रीका में मिल रहे हैं। यानी कि जो इनके एंसेस्टर्स थे सबसे पहले कहाँ थे, अफ्रीका में थे। द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस कैन बी ट्रेस्ड देयर। तो अब जो इनके फॉसिल्स मिले कहाँ पे मिले, सबसे पहले अर्लीस्ट मेंबर्स जो हैं वो कहाँ मिले, अफ्रीका में मिले। अफ्रीका से जो है धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो है स्पीशीज मूव करने लगी और अलग अलग जगह पे जो है उनका मूवमेंट शो हो रहा है, मतलब अलग अलग क्लाइमेट में वो है अडेप्ट होते जा रहे हैं। आर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आर अफ्रीकन रूट्स। तो अफ्रीकन रूट्स से जो है वहां से फॉसिल्स देखने को मिले, ट्रेसेस जो है वो देखने को मिले। द रेसिडेंट्स स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, द माइग्रेंट स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लेनेट फ्रॉम अफ्रीका।
तो जो रेसिडेंट्स थे अफ्रीका में रहने वाले, वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने लगे। तो अफ्रीकन्स कहाँ मूव करे, लाइक वेस्ट एशिया में वो मूव करने लगे, उसके बाद सेंट्रल एशिया में मूव करने लगे, यूरेशिया में करने लगे, उसके बाद साउथ एशिया, ईस्ट एशिया। अब जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन चल रही है, यानी कि ये वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया या ईस्ट एशिया, ये लाइन डायग्राम में चल रही हो, यानी कि जरूरी नहीं है कि सीधी चल रही हो। या ये जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ जैसे ईस्ट एशिया में जो गए, वो वापिस से साउथ एशिया भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईस्ट एशिया जाए बाद वो कहीं और नहीं जा सकते, यानी कि ईस्ट एशिया के जो है वापस साउथ एशिया चल गए, तो यानी कि जो क्रॉसिंग होगी वो इन दोनों के बीच हो जाएगी। तो उसके बाद जो है नए वेरिएशंस आ जाएंगे। दे ट्रेवल्ड डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे मिले थे एंसेस्टर्स वो थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एंड दे क्रॉस्ड द बेरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिकाज। अमेरिका में भी जो है ह्यूमंस की स्पीशीज मिली, जिनको हम अलग स्पीशीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है दैट डिड नॉट गो इन अ सिंगल लाइन। तो जैसा कि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है लोगों का, यानी कि जो रेसिडेंट्स थे उनका मूवमेंट जो हो रहा है वो लाइन में हो, सिंगल लाइन में जरूरी नहीं है। समटाइम्स कैम बैक टू मिक्स विद ईच अदर। तो वापिस से ये बैक भी जा सकते हैं, यानी कि जो सेंट्रल एशिया वाले थे वो वेस्ट एशिया भी जा सकते हैं मिक्स होने के लिए। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब लाइफ का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ था अर्थ पे, तो हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया था किसने, मिलर एंड यूरे ने। मिलर और यूरे ने, मिलर जो है साइंटिस्ट है और यूरे जो है इनके साथ कॉपरेट किया था। तो इन दोनों ने जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1953 में, और एक थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन की, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की। तो इसमें इन्होंने बताया था कि लाइफ कैसे आई अर्थ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो प्राइमेटिव क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उनको एक अपैरेटस लिया और उसमें वो जो कंडीशंस थी उसको फिल किया, और उसके बाद मतलब इन्होंने ये चीज देखी थी कि जो प्राइमेटिव क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उसमें हाई टेम्परेचर होता था। तो हाई टेम्परेचर में उन चीजों को रिएक्ट कराया जो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये अपैरेटस लिया एक, इस अपैरेटस में क्या किया कि जो गैसेस थी उस टाइम पे, यानी कि प्राइमेटिव जो वहाँ का इन्वायरमेंट था उसमें प्रेजेंट थी मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। तो इन सब में क्या किया, यहाँ पे फिल कर दिया और इसके बीच क्या कराया, इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया। मतलब कि इनको इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करा दिया, जैसे कि हमने बोला कि अभी वहाँ उस वक्त जो है टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा प्लांट्स वगैरह नहीं थे, तो टेम्परेचर जो है डाउन नहीं होता था। तो क्या होता था कि जो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क है इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। अब जब इलेक्ट्रिक स्पार्क इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क में जो आगे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, उसके बाद जब डिवीजन यहाँ पे इसका स्पार्क के बाद जो ये फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूल, वो इस तरह के मॉलिक्यूल्स थे जो आज के लिविंग मैटर में मिल रहे हैं। तो they designed a glass apparatus and stimulated the conditions that thought to have existed on प्राइमेटिव अर्थ। तो प्राइमेटिव अर्थ पे जो कंडीशंस प्रेजेंट थी वो इन्होंने इस ग्लास अपैरेटस में इंट्रोड्यूस करी, डिजाइन करी। दे सर्कुलेट अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस रेशियो में जो है इन्होंने ये तीन गैसेस ली, मेथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इन्होंने लिया वाटर वेपर, इस अपैरेटस में इन्होंने वाटर वेपर इंट्रोड्यूस किया। These gases were believed to prevail in the primitive earth. The mixture was maintained at a temperature just below 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो जो टेम्परेचर था, जस्ट बिलो, तो उस टेम्परेचर पे जो है ये मिक्सचर हुआ। अब जो एनर्जी थी वो किस तरीके से इन्हें प्रोवाइड करी, वही जो इलेक्ट्रिक स्पार्क करा इन्हें, उससे इसको जो है इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की थी। दे प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द गैस फ्लास्क। तो गैस फ्लास्क में जो इन्होंने एनर्जी इंट्रोड्यूस की वो करी इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू। एट द एंड ऑफ अ वीक 15% ऑफ द कार्बन फ्रॉम मेथेन, तो जो मेथेन गैस इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसका जो 15% कार्बन था हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुका था, सच एज अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स जो है
यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है these simple organic compound interacted in the oceans to form complex organic polymers। अब उस वक्त तो क्या है कि बाकी चीजें जो है इस तरीके से ये जो है कंडक्ट किया था, या आर्टिफिशियली कंडक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट, लेकिन उस वक्त क्या होगा कि वाटर वेपर हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो ये हुआ है, जो एक्टिविटी हुई है, ये कहाँ हो रही है, ओशियंस के अंदर हो रही है, ऐसा एजम्पशन था टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो पॉलीमर्स बने, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स वो इंटरेक्ट किए कहाँ पे, ओशियंस के अंदर, सच एज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीमर्स क्या क्या हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है ह्यूमन कंपोनेंट्स होते हैं। These polymers due to intermolecular interaction formed large colloidal aggregates। अब जब ये जो पॉलीमर्स थे इतने सारे, इन कंपाउंड्स ने एक्ट किया या कोलाइड करे एक दूसरे से, तो क्या किया इन्होंने, नए ऑर्गेनिक कोलाइडल एग्रीगेट्स बनाए, यानी कि ये इन लोगों ने मिक्स करके कुछ और नए मॉलिक्यूल्स बनाए, उसको हमने बोला कोसर्वेट्स। तो कोसर्वेट्स जो है हमने कोलाइडल एग्रीगेट्स को बोला। These कोसर्वेट्स later organized into living matter। अब ये जो कोसर्वेट्स थे ये बाद में क्या हुआ, लिविंग मैटर में कन्वर्ट हो गए, या लिविंग मैटर में जो है ऑर्गेनाइज हो गए। लाइफ ओरिजिनली अरोज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द प्राइमेटिव अर्थ। अब जो लाइफ है, लाइफ कब कैसे बन रही है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर बन रही है तो उसको हम बोल रहे हैं अबायोजेनेसिस। बट अगर जो आज की लाइफ है वो बन रही है किससे, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, यानी कि जो पुराने बायोमोलिक्यूल्स थे, तो उनसे बन रही है, तो हम उसको बोल रहे हैं बायोजेनेसिस, जो कि बन रही है बायोमोलिक्यूल्स से। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू। इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो हमने पढ़ा ह्यूमन इवोल्यूशन में, हेरिडिटी में। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, किस तरीके से वेरिएशंस हुए, किस तरीके से जो है इवोल्यूशन हो रहा है उन वेरिएशन से, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, मेंडल के लॉस हमने पढ़े। सो अब इन सब से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से जो है फर्स्ट लाइफ आई अर्थ पे, किस तरीके से ओरिजिन हुआ अर्थ पे लाइफ का, और हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे होता है। इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर एंड होता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से हेरिडिटी हो रही है, किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरीके से जो है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, किस तरीके से जो है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे उससे उनने लॉज निकाले, उनके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जो है वो चीज़ हमने देखी। तो अब जो है इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो थैंक यू।